Good morning, students. So we are doing chapter 5, Age of Industrialization. So in this chapter we have discussed two topics. दो टॉपिक हमने डिस्कस किए इसके अंदर. एक तो हमने दो इमेज थी. टू इमेजेस वी हैव डिस्कस्ड. फर्स्ट इमेज वाज ए फेरी, एक वो फेरी टेल्स की तरह वो एक स्टोरी थी आपकी. उसके अंदर बताया गया था कि किस प्रकार आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसके कारण क्या क्या डेवलपमेंट फ्यूचर्स में हुए, उसके बारे में उसमें बताया गया था. सेकंड वी हैव डिस्कस द टू इमेज, वन ऑफ अलादीन एंड सेकंड इज ऑफ मैकेनिक. यानी एक अलादीन कर रहे थे काम जो आपका मैजिक के थ्रू, और एक मैकेनिक कर रहा है विद हिज हैंड्स, आप कह सकते हो, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी और मशीन्स. उसके बाद में नेक्स्ट हमने पढ़ा था बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले हमने पढ़ा कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था कि बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देयर वाज इंडस्ट्रीज इन द यूरोप, और यू कैन से इन द कंप्लीट वर्ल्ड, एंड दैट वाज कॉल्ड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. यानी जो इंडस्ट्रीज जो थी, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई उससे पहले भी क्या थी, इंडस्ट्रीज थी पूरे वर्ल्ड के अंदर. दे वर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बट नॉट लार्ज स्केल. उनके अंदर मशीन्स थी, उनका यूज बहुत कम था. स्मॉल स्केल की मशीन्स थी, बड़ी स्केल की मशीन नहीं थी. तो उसको हमने क्या बोला था, प्रोटो इंडस्ट्रियल. एग्जिस्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज कॉल्ड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. उसके बाद हमने पढ़ा था उसके अंदर कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने से पहले क्या था कि जो मर्चेंट्स थे वो रूलर्स के परमिशन लेकर अपनी मोनोपोली करते थे. इसके कारण कुछ मर्चेंट्स को क्या करना पड़ा, गांव की तरफ मूव करना पड़ा, और गांव में जाकर उन्होंने क्या किया, लोगों को अपने उनके घरों के अंदर गुड्स बनाने के लिए उनको परसुएड किया, मनाया, और गुड्स वहाँ बनाने लगे. फिर वो गुड्स जो बनती थी उनको वहाँ से वो कहाँ लेते थे, लंदन में लाते, और लंदन में लाकर क्या करते थे, उनको फिनिशिंग देते थे. यानी गुड्स बनी, उसको फिनिशिंग कहाँ दिया जाता था, लंदन के अंदर. तो फिनिशिंग पॉइंट क्या, इसीलिए इसको क्या कहा गया, लंदन को, लंदन इज कॉल्ड फिनिशिंग सेंटर. कल आप एक वन गर्ल आस्क्ड अबाउट दिस. लंदन को फिनिशिंग सेंटर क्यों कहा जाता था, क्योंकि जो गुड्स बनती थी वहाँ पे, उन गुड्स को क्या किया जाता था उसके बाद में, जो फिनिशिंग गांव में, रूरल एरिया में जो गुड्स बनती थी उनको लंदन में लाकर क्या किया जाता था, फिनिशिंग दी जाती थी. फिनिशिंग में होता है उनको फाइनल टच देना, तो वो दिया जाता था. इसीलिए लंदन को क्या बोला गया था, फिनिशिंग सेंटर बोला गया था. अब ये हमने पढ़ा इसके अंदर अबाउट द दीज थिंग्स. अब इसके बाद में नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि जो एज ऑफ पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तो था हमारा, उसके बारे में डिस्कस कर लिया. गुड्स को वहाँ लाकर मार्केट से, रूरल एरिया से लंदन में लाकर फिनिशिंग किया जाता था. फिर उसको वर्ल्ड मार्केट में, यानी वर्ल्ड जो ट्रेड था, व्यापार था, एक्सपोर्ट करने के लिए, उसके लिए यूज किया जाता था. अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल, बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले की बात है कि द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल, उस समय जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था वो कितना का हो रहा था. जो आपका 1760 के बाद में ज़्यादा हुआ वो 1730 के लगभग की बात करेंगे हम. यानी 1760 के बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा एक्सपेंड हो गया. बट 1760 से पहले की बात हम कर रहे हैं कि उसको हमने चार कैटेगरी में डिवाइड किया पेस को. पेस का मतलब होता है कि ग्रोथ, यानी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ कितनी हुई थी उस टाइम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी हुई 1760 से पहले की, तो उसको हमने चार फेज में डिवाइड कर रखा है. वी हैव डिवाइडेड इनटू फोर फेज ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज. ये आपका टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है, सेम टॉपिक आपको देखना है, उसमें फोर फेज दिए हुए हैं इस तरीके से. द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्पीड है वो कैसी थी उस टाइम 1700 से पहले और 1700 के भी अंदर. तो उस समय कितनी आपकी स्पीड थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, उसके बारे में डिस्कस करना है. उसको हमने क्या कर रखा है, फोर फेज में डिवाइड कर रखा है. इसको हमने क्या कर रखा है, फोर फेज में डिवाइड कर रखा है. फोर फेज कौन से हैं, फर्स्ट फेज है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फेज. ठीक है. अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट फेज में क्या कुछ था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या था, फोर्थ में क्या था. जो फर्स्ट फेज बताया गया, फर्स्ट पॉइंट बताया गया, फर्स्ट पार्ट बताया गया, उसमें क्या था, ओनली कॉटन एंड मेटल इंडस्ट्रीज डेवलप्ड. स्टार्टिंग में ब्रिटेन के अंदर जो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज थी वो किसकी थी, कॉटन की थी. कॉटन प्रोडक्शन वहाँ पे ज़्यादा था. कॉटन प्रोडक्शन के कारण वो क्या कर रहे थे, मोस्टली उनकी इंडस्ट्री किसकी थी, कॉटन की थी. अब कॉटन इंडस्ट्री के बाद में क्या हुआ कि कॉटन इंडस्ट्री के अंदर मशीन्स है उसका यूज होता था. रेलवे का यूज करने लग गए वो. रेलवे का यूज होने से क्या हुआ कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट हो गई. अब मेटल इंडस्ट्री में मेन किसका, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का. तो उन्होंने फर्स्ट फेज में क्या किया, कॉटन टेक्सटाइल डेवलपमेंट किया, कॉटन इंडस्ट्रीज को डेवलप किया. उसके साथ में जब उनको लगा, फील हुआ कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि रेलवे का डेवलपमेंट हुआ उस समय उस देश के अंदर. तो उन्होंने क्या किया, इसके अंदर आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को भी प्रेफरेंस देनी स्टार्ट कर दी. तो मेनली टू इंडस्ट्रीज थी. आप मेनली अगर कहोगे तो सिर्फ एक ही था. सेकंड तो आपका उसके बाद में आया था. तो स्टार्टिंग में सिर्फ क्या था, आपका कॉटन थी. सेकंड फेज बताया गया, कुड नॉट रिप्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज. अब इसके अंदर क्या था कि अगर कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, मशीन्स आती है, तो उसके साथ में ऐसा नहीं होता कि वी कैन लीव द प्रीवियस वर्क.
जो पुरानी चीजें थी या पुराना ढंग था काम करने का, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसको बंद कर दिया गया, उसको बंद नहीं कर सकते, वो चलता रहा। यानी मशीन का यूज स्टार्ट तो हो गया बट एट नॉट लार्ज स्केल। टेक्नोलॉजी का मशीन्स का यूज जो कॉटन इंडस्ट्रीज में हो रहा था उसका लार्ज स्केल पे नहीं हो रहा था। अभी भी काम किसके थ्रू किया जा रहा था, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के। जो स्पाइनिंग जेनी आपकी बुक में लेडी को चरखा, वो चरखे के वे में दिखा रखा ना, तो वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का पार्ट है वो, ठीक है। उसमें ये कहा गया कि सेकेंड फेज में ये इंडस्ट्रीज तो स्टेब्लिश हो गई, बट इन्होंने क्या किया, ये रिप्लेस नहीं कर पाई किसको, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को। यानी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज अभी भी वर्क कर रही थी, वो बंद नहीं हुई थी। थर्ड फेज बताएगा पेस ऑफ चेंज वाज नॉट चेंज्ड बाय स्टीम इंजन। उस समय क्या था, सबसे पहले स्टीम इंजन आया था। स्टीम इंजन का बनाने का काम किसने किया था, आपकी बुक में दिया न्यू कॉमन ने किया था। सबसे पहले स्टीम इंजन किसने बनाया था, न्यू कॉमन ने बनाया था। फिर उसको इंप्रूव्ड किसने किया था, जेम्स वॉट ने किया था। स्टीम इंजन बन गया, पर स्टीम इंजन इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इस सक्सेसफुल ना होने का कारण क्या था स्टीम इंजन के, कि स्टीम इंजन जो बनाए गए थे वो बड़े महंगे थे, एक्सपेंसिव थे, कॉस्टली थे। दैट वाज नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरीवन, वो सभी के लिए पॉसिबल नहीं थे कि वो स्टीम इंजन का यूज कर सकें। जैसे आपकी बुक में ये दिया हुआ है कि स्टीम इंजन जो उस समय मिड 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, कि उस समय स्टीम इंजन आपका मोस्टली क्या था, 321 स्टीम इंजन ही अवेलेबल थे पूरे इंग्लैंड के अंदर, 321। इसके बाद में इन्होंने कहा है कि स्टीम इंजन जो आपका था वो एक्सपेंसिव था, महंगा था, तो इसलिए सारे के सारे उसको यूज नहीं कर पा रहे थे। जैसे अगर एक व्यक्ति, आपका इसका एग्जांपल लिया जाए कि एक तो व्यक्ति है, उसके पास ट्रेडिशनल है, उसमें वो काम चला रहा है, उसे उसका काम चल रहा है, और अगर वो मशीन्स का स्टीम इंजन का यूज करता है तो उसको पहले खर्चा करना पड़ेगा उस इंडस्ट्रीज के ऊपर, फिर उसके ऊपर काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा उसको। तो इसलिए उसको क्या हो रहा था, उसको ये लग रहा था कि उसका एक्सपेंडिचर जो खर्चा वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए उसने सोचा कि वो इसको यूज नहीं करेगा। इसलिए स्टीम इंजन तो बन गया बट दैट वाज नॉट यूज्ड सो मच, उसका यूज ज्यादा नहीं हो पाया, इंडस्ट्रियलिस्ट ने उसका यूज ज्यादा नहीं किया। फोर्थ फेज में क्या था, टेक्नोलॉजिकल चेंज अकर्ड स्लोली। उसमें जो टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी के अंदर जो बदलाव आया वो बहुत स्लो था। स्लो कैसे था, ये उस समय क्या था कि टेक्नोलॉजी तो स्टीम इंजन आ गया बट यूज किसने किया, यूज सिर्फ ओनली सम सिलेक्टेड पीपल दे हैव यूज्ड, रिमेनिंग पीपल दे हैव नॉट यूज्ड, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा था, एक्सपेंसिव था, इसलिए इसका यूज लोग नहीं कर पाए या इंडस्ट्रियलिस्ट इसका यूज नहीं कर पाए। तो ये 4 फेज में इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, डेवलपमेंट को डिवाइड कर दिया कि किस प्रकार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पूरे इंग्लैंड के अंदर मेनली इसको दिखाया गया है कि इंग्लैंड के अंदर किस प्रकार जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो हुआ। तो इसके अंदर आपने पहले पढ़ा, ये 4 फेज में डिवाइड किया हुआ था। अब इसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है कि फैक्ट्रीज केम अप इन 1730 इन इंग्लैंड। फैक्ट्रीज इंडस्ट्री को बोलते हैं, जब इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल पे काम करती है उसको हम फैक्ट्री बोल देते हैं। तो फैक्ट्रीज केम अप इन 1730 इन इंग्लैंड, यानी फैक्ट्रीज तो स्टेब्लिश होनी स्टार्ट हो गई थी इंग्लैंड में कब, 1730 में। कौन सी, कॉटन फैक्ट्री थी, कॉटन इंडस्ट्री थी। इन द बिगिनिंग मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू कॉटन, स्टार्टिंग में जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो सारी क्या थी, आपकी कॉटन थी, कॉटन की इंडस्ट्रीज थी। अब कॉटन की इंडस्ट्रीज से क्या था, पहले तो कॉटन टेक्सटाइल जो कपड़ा बनता था वो आपको स्पाइनिंग, जो चरखे वगैरह काट कर उसको बुनकर बनाया जाता था, तो वो क्या करते थे, तो वो तो घरों में देते थे लोगों को, और लोग वहां पे बैठकर अपने घर पे बुनने का काम करते थे चरखा वगैरह से, और उसके बाद में वो क्या करते थे, उसको मार्केट में ले जाते थे। बट अब जैसे ये इंडस्ट्री में आया तो इंडस्ट्री में क्या है, एक जगह पे सारा काम होने लग गया, वो स्पाइनिंग का है, उसको कपड़ा बनाने का काम है, वो एक ही जगह पे होने लग गया। पहले वो क्या होता था, अलग अलग एरिया में होता था, अब वो सारा काम एक ही जगह पे एक ही छत के नीचे होने लग गया। तो अब उसमें उनको कुछ फायदा हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको फायदा क्या हो गया, एक फायदा तो क्या हुआ कि कॉटन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि फैक्ट्रीज में काम होगा, मशीन्स के थ्रू काम होगा, तो जो व्यक्ति काम करेंगे उनको एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी काम करने की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क मशीन से हो रहा है, उनको क्या करना पड़ रहा है, सिर्फ मशीन को ऑपरेट करने का काम करना पड़ रहा है। उसके बाद में एक तो कॉटन प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया उनका, दूसरा क्या हुआ कि एफिशिएंसी एंड आउटपुट ऑफ वर्कर्स इंक्रीज। जो इस इंडस्ट्रीज के अंदर, कॉटन इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे थे, उनकी एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता है वो भी बढ़ गई। क्यों, क्योंकि आधे से ज्यादा काम तो उनका किससे हो रहा था, मशीन से हो रहा था, तो उनको ज्यादा इतने लेबर करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। इससे पहले जब तक इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज नहीं आई थी तब तक उसको मोस्टली वर्क किससे करना पड़ता था, हाथ से करना पड़ता था। तो हाथ से करना पड़ता था, उसके कारण क्या था कि उसका जो काम करने की पावर थी वो थोड़ी हो जाती थी, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद में ह्यूमन बीइंग, आपको पता है, वो आपका टायर्ड हो जाता है, थकान महसूस करता है। बट जब उसको अपने हाथ से कम काम करना पड़े और मोस्ट ऑफ द वर्क आपका मशीन से हो, तो उसके अंदर उसकी क्या होती है, एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली क्या है, बढ़ जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट बताएगा, इजी टू सुपरवाइज एज ऑपरेशन वर कैरिड आउट अंडर वन रूफ।
अब इस फैक्ट्रीज के अंदर जो काम करने वाले लोग थे वो एक ही छत के नीचे काम करते थे। अब उनको अगर इंडस्ट्रियलिस्ट का मालिक जो ओनर है वो उनको सुपरवाइज करना चाहे तो उसके लिए आसान था। क्यों? क्योंकि एक ही जगह पे थे, सभी को आसानी से सुपरवाइज कर सकता था। इससे पहले फैक्ट्रीज ना आने से पहले वो क्या होता था, वो गाँव में घरों में लोग करते थे, तो एक एक घर के अंदर जाकर उनको चेक करना पड़ता था भी इंडस्ट्रीज के जो उनको काम दिया गया क्या वो कर रही हैं। अब एक तो घर घर जाके चेक करना पड़े और एक ही जगह पे करना पड़े, तो कौन सा आसान होगा, जो एक ही जगह पे करना पड़े। तो ये इसके लिए फायदा हो गया। अब इसके बाद में कहा गया कि फैक्ट्री स्टार्टेड तो हो गई इंडस्ट्रीज तो इसके अंदर, इंग्लैंड के अंदर, पर इसके बाद में भी क्या है आपका इतना ज्यादा डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज का नहीं हो पाया, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अभी भी नहीं था इतना ज्यादा जितना होना चाहिए था। उसका कारण क्या था कि लोग अभी भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को छोड़ नहीं पा रहे थे। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री का यूज अभी भी चल रहा था क्योंकि मशीन्स टेक्नोलॉजी जो थी, स्टीम इंजन चल रही थी, वो महंगी थी। तो इसलिए ये चीजें हमने इसके अंदर पढ़ी है आपका। तो आज का जो हमने डिस्कशन किया है वो आपका पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है। इसको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज और फोर्थ पेज। इसके बाद में हमने पढ़ा है कि फैक्ट्री जब इंग्लैंड के अंदर आई तो उनके अंदर प्रोडक्शन है वो किस प्रकार इंक्रीज हुआ, उसका क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान थे, वो हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिए हैं। तो ये आज आपको इसको टॉपिक को पढ़ना था, पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके अंदर जो भी आपके डाउट्स होते हैं वी विल डिस्कस टुमारो। कल एक और वीडियो डालेंगे, दोनों वीडियो का कल जूम मीटिंग में क्या हो जाएगा, डाउट सेशन हो जाएगा। ओके, वन गर्ल आस्क्ड अबाउट द इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन अ कंट्री इज कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, ये आपको रीड करना है बुक के अंदर से, और बुक के अंदर जो आपकी प्रॉब्लम है उसको आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके अंदर एक दो आपके मीनिंग दिए हुए थे, साइड में कॉर्नर में बॉक्स के अंदर आपके दिए हुए थे। एक तो दिया स्टेपलर। स्टेपलर का मतलब होता है वॉर्न वूल अकॉर्डिंग टू इट्स फाइबर। जो वूल होता है उसकी भी क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग उस फाइबर को बनाना। फाइबर ऐसा होता है, यानी जो वूल ऊन होती है उसको क्या है फाइबर बनाकर उसको अलग डिफरेंट वे में बनाना, उसको बनाने वाले को क्या बोलते हैं, स्टेपलर। द पर्सन हु इज डूइंग दिस वर्क इज नोन एज स्टेपलर। यानी जो वूल होता है, ऊन होता है, उसको बुनने का काम करता है डिफरेंट फाइबर्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेपलर बोलते हैं। इसके बाद में एक था फुलर। फुलर क्या होता है, पर्सन हु गैदर्स क्लॉथ आफ्टर मेकिंग। क्लॉथ बनने के बाद में, जो कपड़ा बनता है उसको बनाने के बाद में उसको इकट्ठा करने का काम होता है फुलर का। फिर होता है कार्डिंग। कार्डिंग का मतलब होता है स्पिनिंग ऑफ कॉटन और वूल, यानी जो हम स्पाइनिंग करते हैं, काटते हैं उसको चरखे के द्वारा या मशीन के द्वारा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्डिंग। दैट इज कॉल्ड कार्डिंग। तो ये तीन उसके अंदर आपके बॉक्स के अंदर दिए हुए थे। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दीस थिंग्स। ये आपका इसके अंदर था। नेक्स्ट कल हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आपका हैंड लेबर एंड स्पिनिंग इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज, उसके बारे में।